current carrying coil placed in uniform magnetic field. डायग्राम बनाना पड़ेगा दोबारा से। काट दीजिए प्लीज। बनाइए प्लीज। बाद में बात कर लेना है भाई, पहले कर लो, ऐसे मत करो। ये डायरेक्शन हमने कल किसकी ली थी? बी। ये नॉर्मल लिया था। फोर्स किधर आएगी? फोर्स किधर आएगी? वेरी गुड, अच्छा बच्चा है, पढ़ने में ध्यान दिया कर, ज़्यादा शाम शाम से तो ये बन गया। सिमिलरली इधर की फोर्स किधर आई थी? तकरीबन सेम लाइन में डालना है इसको, लाइन ऑफ एक्शन सेम होती है। इधर आना चाहिए था ऐसा। ठीक है, अब जरा एंगल्स मार्क कर लेते हैं। कल एंगल्स की थोड़ी दिक्कत हो रही थी। ये एंगल आ गया थीटा, ये एंगल आ गया अल्फा, ये हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन। तो हमने लिखा नहीं होगा, नॉर्मली लिखा है। ये आ गया हमारा F1, ये आ गया हमारा F, और ये आ गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द प्लेन ऑफ द कॉइल। तू भी नहीं आया था ना? क्यों? अच्छा गया था। Current carrying coil placed in magnetic field. ये पूरा डायग्राम आ गया हमारे पास। अलग से बनाएंगे इस तरह में। चलो आगे चलो, लिखना शुरू करो फटाफट जल्दी से। तो बच्चे कल नहीं आए तो उन्हें बता देता हूँ। ये एक करंट कैरिंग कॉइल है,
जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। पिछला लेक्चर रिकॉर्डेड था तो देख लीजिएगा प्लीज। ये करंट कैरिंग कॉइल है, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारा जो ये आ रही पेंसिल, ठीक। फोर्स की जो डायरेक्शन यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है, ये हमारा क्या जा रहा है, करंट। करंट कैसे जा रहा है, यू 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 यू। तो इधर की तरफ हमारा करंट की डायरेक्शन है या एल, आई एल वेक्टर याद है, करंट एलिमेंट इधर की तरफ आएगा। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। एंगल कितना है वाला, अब थीटा, और यहाँ वाला एंगल कितना है, अल्फा। तो थीटा प्लस अल्फा 90। एल क्रॉस बी करिए, एल से बी की तरफ उंगलियां मोड़ी तो फोर्स लगेगी ऊपर को, तो ये गई फोर्स ऊपर को। सिमिलरली जब नीचे एल क्रॉस बी करूंगा तो फोर्स जाएगी नीचे को, एल क्रॉस बी करूंगा तो फोर्स जाएगी नीचे को। ये दोनों फोर्सेस कैंसिल आउट हो गई थी क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन कैसा था, सेम था, तो ये तो कट गई थी। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड है, इधर को करंट जा रहा है यूं घूम के यूं नीचे, तो एल से बी की तरफ उंगलियां मोड़ो, ये तो ये गया एल क्रॉस बी, यानी इस बार फोर्स लगी इस तरफ, एक फोर्स लगेगी इस तरफ, और ये दोनों फोर्सेस क्या करेंगी, इसको टॉर्क दे देंगी और टॉर्क की वजह से ही घूम जाएगा। ठीक है जी। यहाँ तो जो चीजें बनी हुई है तकरीबन इतनी ही है। ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, लेंथ इसकी एल है, ब्रेड्थ इसकी बी है, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा। आगे लिखिए, रेक्टेंगुलर कॉइल पी क्यू आर एस, rectangular coil PQRS carrying current I is suspended in a uniform magnetic field। अब मतलब सस्पेंड किया गया, रखा नहीं गया, वैसे सस्पेंड लटकाई हुई है, समझिए। आगे क्या बात, मास का ऊपर होता जा रहा है। The angle between, thank you, the angle between plane of coil, the angle between plane of coil, मुझे plane of coil माने ये plane of coil and magnetic field is theta, plane of magnetic coil, sorry, plane of coil and magnetic field is theta, ये वाला एंगल is theta। आगे लिखो, नेक्स्ट लाइन में फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय सेगमेंट एसपी, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय सेगमेंट एसपी, क्या लिखूं, एक करंट कैरिंग वायर, तनुज करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, कितनी फोर्स लगती है, विद साइन थीटा को उसमें कैसे लिखते हो, वेक्टर फॉर्म में, आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी, आई बाहर आ गया, भूल गया ना, एस पी क्या, साइड में लिख लेना जिनको याद नहीं रहता है, रोज पढ़ने वाले बच्चे यहाँ साइड में लिख ले। पता नहीं कौन से महीने में नंबर आए, फोर्स इज इक्वल टू बिल साइन थीटा के फॉर्मूला लगाया। अच्छा, आई क्या, एंगल कितना लिखा, एसपी की लंबाई बी के बराबर है, इसका मैग्नीट्यूड, ये क्या कर रहा हूं मैं, ये मैं कर रहा हूं, देखो जरा ध्यान से, एस पी क्रॉस बी है ना, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, यही होता है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, तो एस पी का मैग्नीट्यूड है, लेंथ कितनी है, बी, ये लिख बी, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, साइन बताइए, साइन ऑफ व्हाट, कितनी बार उंगलियां मुड़वाओगे, फिर से देखो, ये बी और ये क्या है,
करंट एलिमेंट की डायरेक्शन क्या है? कहां से उंगलियां मोड़ रहे हो? यहां से यूं मोड़ रहे हो। हाँ कितना? अरे भैया क्या कर रहे हैं बच्चे? किधर से मोड़ना? इधर से मोड़ रहे हो ना उंगलियां, इधर से मोड़ रहे हो ना। ये एंगल कितना है? ये 180 माइनस थीटा। ये एंगल कितना है? तो ये कितना बचा? उंगलियां कहां से मोड़ी? यहां से यूं। तो ये पूरा एंगल नहीं कवर करा। कितना एंगल है ये एंगल कितना है? ये 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा की बात करो। 180 माइनस, दोबारा बताऊं, ये थीटा और ये पूरा 180 माइनस थीटा, L क्रॉस B, ये गया ऊपर। सुनाइए, तो एंगल लिखिएगा साइन 180 माइनस थीटा। तो ये आगे 180 माइनस थीटा तो वही होता है साइन थीटा। ये आपकी F1 आ गई। डायरेक्शन अपवर्ड्स। और यहां लिख लो जो रोज पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट रूल, डायरेक्शन बाय क्रॉस प्रोडक्ट रूल। जो बच्चे रोज पढ़ते हैं ना सिंसियरली, उनके बारे में उनके बताता रहता हूँ। 2 महीने में 3 महीने में कब पढ़ोगे उनके लिए बता रहा हूँ। आगे लिखो F2, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय सेगमेंट QR। Force experienced by segment QR IBB sin theta। इस बार एंगल थीटा ही आएगा, इस बार एंगल थीटा ही आएगा। ये रहा आपका कॉइल और ये रखा मैग्नेटिक फील्ड। किधर से मोड़ोगे? करंट किधर जा रहा है? इधर। तो यहां से उंगलियां इस पेंसिल की तरफ मोड़ोगे यूं, तो अंगूठा जाएगा नीचे। तो इस बार तो सिर्फ इतना ही मोड़ा आपने, पिछली बार तो यहां से मोड़ के यहां लाए थे हैं। अब की बार आप क्या कर रहे हो? क्या आ गया? ये तो थीटा एंगल है बच्चा, तो देखो थीटा। अब आप देखो F1 और F2 का मैग्नीट्यूड चेक करो। ये देखो बिल्कुल सेम। डायरेक्शन चेक करो माइल बाबू। रिजल्ट आ गए चले कितने? बता दे बाद में कान में बता के तो फर्क पड़ेगा। लंच वाले खोल के बता। पास हो गया है? मेरे बारे में बता दे बस, तो मुझे और नीचे 16.5 आउट ऑफ 30। इतने में तो लंच वाले 2 पास हो जाते हैं। चल आइए, F1 and F2 are equal and opposite and have same, क्या लिखने वाला? and have same, परसों में बोल भी रहा था क्या? वेरी गुड, सेम लाइन ऑफ एक्शन। हरी लकड़ी 4 है और क्या? लाइन ऑफ एक्शन, therefore they cancel each other। तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। ठीक है जी, ये पार्ट तो गया। अब बचा इसमें घुमाना है इसको। फोर्स एक्सपीरियंस बाय सेगमेंट PQ। अब यहां एंगल बताओ, यहीं पे तीसरे वाले। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय सेगमेंट PQ। रशिका जी बताइए, उंगलियां मोड़ोगे इस बार भी? 90 माइनस 5 कहाँ है? 90 माइनस अल्फा। चलो एक तो आया। और मांचू
थीटा ले लेंगे 90 प्लस, बहुत बढ़िया, गलत है। शाम वर्ड्स बोलो। इतने गंदे जवाब दोगे तो क्या करेगा? बोलो। कॉपी तुम्हारे हाथ में है, पेन तुम्हारे हाथ में है, कॉपी को खड़ा करो, मैग्नेटिक फील्ड सेट करो और एंगल ढूंढ लो। ये जो करंट जा रहा है ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? अगर आप कॉपी को सीधा खड़ा करते हो तो वर्टिकली डाउन जा रहा है। जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कितना एंगल बनता है? बात बताओ, 90 डिग्री का एंगल बन। मैग्नेटिक फील्ड यूं थी, ठीक है नहीं, और करंट किधर को जा रहा है? नीचे। कितना एंगल बना? 90। लिखिए तो आंधी आ गई ऐसा लगता है। आई पी क्यू की लंबाई कितनी है? एल बी साइन 9। तो F3 आ गया आपका, वही जो तुम्हें याद करने का तरीका बना रखा है, बेल। क्या हो गया? डायरेक्शन रहेगी लेफ्ट राइट राइट, या लिख दीजिएगा आउट ऑफ पेज। सिमिलरली F4 वो भी बेल आएगा और डायरेक्शन विल बी, तो यहां सिमिलरली लिख देता हूं इनटू द पेज। लिख बोल। F3 एंड F4 कल टेस्ट में कौन सी बीमारी हुई थी? टेस्टोफोबिया। अच्छा, पेट में सर दर्द, मुझे लगा पेट में हेडेक था। अच्छा अच्छा, कोई बात। F3 एंड F में हो जाता है कई बार तो घुटने में भी हेडेक हो जाता है, वो डिपेंड करता है टेस्ट किसका। F3 एंड F4 बीइंग इक्वल एंड ऑपोजिट, and have F3 and F4 being equal and opposite and have different line of action, so they constitute torque. इसका तो हमें कुछ करना नहीं है, इसको हटा देते हैं। देखो, टॉर्क इज इक्वल टू ईदर फोर्स into perpendicular distance, either force into perpendicular distance, बनाइएगा इसको। कल आप लोग दोनों भी नहीं थे, निखिल चोकर परसों क्या हो गया था? घर से निकले थे? नहीं सर, पैसे तो आधे कर दिए हैं। अच्छा, भैया क्या कर रहा था? दवाई जा रहा था? वो कल तो मैं छुट्टी का बोल रहा था। अच्छा अच्छा, ओहो, अच्छा, पानी कल गीला भी था। बदमाश हो, वकील बनो के सारे के सारे, इंजीनियर बन के तो क्या करोगे? एक ना यहाँ पर एरो और लगा लो और एम वेक्टर लिखो, ये डिफाइन करने वाले हैं।
गया? ये दोनों फोर्सेस जो हमने दिखाई हैं, कल परसों भी हम बात कर रहे थे इसके बारे में, एक फोर्स लगी इधर और एक फोर्स लगी इधर, और आपको इनके बीच का क्या चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आना पड़ेगा। बस ये वाली पेंसिल इधर, ये दिखाई दे रहा है? ये एंगल हमारा ये क्या था? बी, मैग्नेटिक फील्ड। एक फोर्स इधर को लगी, एक फोर्स इधर को लगी, और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा हो गया? ये वाला। ये कौन सा हो गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो मैंने ये स्केल से डाला हुआ। ये क्या हो गया? इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये कितना है? एज पर डायग्राम बी, बी, और ये दो पैरेलल लाइंस के बीच का ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। दो हाथ कम रह जाते हैं, मेरे दो हाथ कम रह जाते हैं, दो और होनी चाहिए। एक फोर्स इधर लगी, एक फोर्स इधर लगी, ये क्या लंबाई है? बी, और हमें क्या चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर आप गौर से देखें तो लाइन ऑफ एक्शन कौन कौन सी है? एक लाइन ऑफ एक्शन ये रही, एक लाइन ऑफ एक्शन ये रही, और इन दोनों का मुझे क्या चाहिए? बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम यानी इंटरेस्टेड किस में है? पीके में इंटरेस्टेड है, तो पीके में रहिए इंटरेस्टेड। कहाँ पर पहुंच गए थे? टॉर्क निकाल रहे थे ना। टॉर्क का फॉर्मूला हमने बोला इधर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इधर फोर्स ये ले लो या ये ले लो, बिल्ड, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? ठीक है, ठीक है जी, ये पीके, ये बी है, तो पीके कितना निकलेगा? पीके कितना निकलेगा? वेरी गुड, पी कॉस थीटा। तो ये आ गया बी आई एल बी कॉस थीटा। और आप इस पर नजर डालें, ये क्या है? एरिया कॉइल का, हार्दिक कॉइल का एरिया। तो टॉर्क आ गया बी आई ए कॉस थीटा। थोड़ा सा चीजों को ध्यान रखना, अगर बुक से पढ़ते हो, तो बच्चे हैं जो बुक से बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, फॉर्मूला में थीटा और अल्फा थोड़े बहुत कई बार इंटरचेंज हो जाते हैं। बुक के अल्फा लगा दिया, कहीं थीटा ले लिया। तुम वो फिगर याद करो जो तुमने बनाई है, जब बुक से कर लो चाहे मेरे वाले से कर लो, इससे बस ये ध्यान रखना। कई बार वो यहाँ पर कुछ और एंगल लेगा, कि आपने तो कॉस लिखवा दिया, वहाँ साइन लिखा था, मैं वो दोनों ही लिखवाने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये थीटा प्लस अल्फा कितना बन रहा है? तो आप थीटा की जगह लिख सकते हो 90 माइनस अल्फा। थोड़ी जगह कम है, अगर मैं यहाँ 90 माइनस अल्फा लिख दूं तो साइन अल्फा हो गया। तो टॉर्क का फॉर्मूला हो गया बी आई ए साइन अल्फा। तो ध्यान रखना इन चीजों का, किस तरीके से, कहाँ साइन दिया उसने, कौन से के साथ कॉस दिया। कॉस दिया है मैग्नेटिक फील्ड वाले एंगल के साथ, और साइन दिया है बी और नॉर्मल के बीच वाले एंगल के साथ। बस ये थोड़ा सा अलर्ट है। ठीक है याशिका, क्या था ये PQRS? कॉइल लूप, फ्रेम एक। अब इसकी वजह से इसमें टॉर्क लगी। अगर मैं यहां पर एक की जगह 8-10 बार इसको वायर को घुमा दूं तो n टाइम्स हो जाएगा, तो टॉर्क भी n टाइम्स हो जाएगी। ये लिख लो, इफ द कॉइल हैज n टर्न्स। अनुष्का कौन सा टर्न? छोटा n बड़ा n? बोलने दो उसको, कौन सा n? बड़ा n। छोटा n क्या होता था? हाँ, बड़ा n तो टोटल नंबर ऑफ होता है। बड़ा n क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो छोटा n क्या लेते थे? जितने भी टर्न्स। हर्षिका
छोटा एन क्या ले रहे थे? ऐसा नहीं है कि तू आई नहीं, दोबारा छोड़ के बाद टाइम आई हुई है, और छोटा एन हम बहुत दिन से यूज कर रहे हैं। हाँ हाँ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ध्यान रखें, थोड़ा ध्यान रखें। तो आप अगले फॉर्मूले में क्या चेंज कर दें? एन लगा। एक छोटा सा नोट लिख लें, ये जो आपने NIA लिखा है इसे M बोलते हैं और ये कहलाता है मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, लिखिए फटाफट। जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपका टॉर्क का फॉर्मूला बन गया mv sin अल्फा, या बिल्कुल टॉर्क का फॉर्मूला बन गया m क्रॉस p। पहले भी मूवमेंट वर्ड पढ़ चुके ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, बहुत तेज आंधी आ रही है। पहले हम पढ़ चुके इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, और अब हम पढ़े मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या करता था? डाइपोल की स्ट्रेंथ बताता था। ये भी बताता है डाइपोल की स्ट्रेंथ। इसमें भी तो डाइपोल बने। कैसे बने डाइपोल? आपने एक कॉइल ली, दिवांशु बाबू, आपने एक कॉइल ली, इसमें करंट फ्लो कराया ऐसे, करंट फ्लो कराया ऐसे, तुम्हारी तरफ से कौन सा वाइज लग रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो इधर कौन सा पोल बना? नॉर्थ। इधर कौन सा बना? डाइपोल बन गया कि नहीं बन गया? दो पोल बन गए कि नहीं बन गए? एक नॉर्थ पोल बन गया और एक साउथ पोल बन गया। अब नॉर्थ पोल साउथ पोल बन गया, इसमें करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी, तो उसकी स्ट्रेंथ भी होती होगी। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। उसमें डायरेक्शन क्या होती थी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की? नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से उल्टा। इसकी डायरेक्शन भी होती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मैग्नेटिक फील्ड से उल्टा। लिखो, डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। डाइपोल मोमेंट m की डायरेक्शन है जी? किसका मैग्नीट्यूड? ये डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट, सही बोल दिया मैंने? डाइपोल मोमेंट हो जाता है। हाँ, ठीक बोल रहे हो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। हाँ, ठीक। इसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, जैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ, इसकी डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ, उल्टी होती है। लिखो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एज ए डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। कभी सीट भी चेंज कर लिया कर, एक ही जगह चिपक जाता है, वहीं पे रोज वहीं बैठता, कहीं दाएं बाएं आ जाएगा, तो कहीं अबे तो कभी तो चेंज किया कर, कुर्सी पे भी निशान छोड़ रहे थे। आगे चलो, स्पेशल केसेस। बेटा एक ही जगह ना बैठ बैठ के तुम ऐसा लगता रहता, पता नहीं यहीं यहीं जमे रहते हो। थोड़ा सीट बदल लिया करो कभी कभार, इधर से उधर से इधर हो गए तो लगे फ्रेशनेस सी हो, वही सेम सीट वही। मुझे भी ऐसा लगता है कल वाली क्लास का सपना रात दोबारा आ गया। कुछ तो बदला करो। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। नंबर 1, एक बार प्लीज दोबारा देखें, ये क्या है? ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बना रही है? अगर मैं इसे ऐसे कर दूं तो कौन सा जीरो हो गया? थीटा जीरो हो गया। अल्फा कितना हो गया? ये कितना? अब थीटा कितना हो गया? 0, और अल्फा तो यही खड़ा है 90 हो गया। अल्फा 90 हो गया, थीटा 0 हो गया। लिखें, पहला, प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। क्या इस केस में टॉर्क लगेगा? जब तक आप सोचेंगे नहीं तो ऐसे बात बनेगी नहीं लगेगी। इधर से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। सुनिए,
इधर से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है, जो केस में लिखवा रहा हूं वो ऐसे है या ऐसे, ऐसे है या ऐसे, ऐसे जैसे मैंने आप करा हुआ है। ठीक, इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई कि यहाँ से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, वो जो हमने पहले करा था वो रामायण के तीर चल रही था, और हमारा रजिस्टर भी ऐसे हो गया। ठीक है, एंगल किस किस के बीच में ले रहे हो? मैग्नेटिक मोमेंट का एंगल कहाँ बना रखा है मुझे देखना, एरिया वेक्टर किधर है, एरिया वेक्टर किधर है, इधर को, मैग्नेटिक फील्ड किधर को है, इधर को, कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। लिखिए जरा, प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड अल्फा 90, तो टॉर्क हो गया mb, तो टॉर्क हो गया mb और ये मैक्सिमम वैल्यू आई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। दूसरा, प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, अल्फा 0, अल्फा 0, टॉर्क 0, मिनिमम वैल्यू आ गई। इसे इक्विलिब्रियम भी कहा जा सकता है, कहते हैं। एक छोटा सा नोट और लिख, हमने इस वाले डायग्राम के अंदर रेक्टेंगुलर कॉइल ली है, इसलिए क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया निकालना मेरे लिए आसान है। अगर मैं रेक्टेंगुलर कॉइल की जगह किसी भी शेप की कॉइल ले लेता तब भी उस पर टॉर्क लगती। ठीक है जी, लिखिए, इन द अबव डिस्कशन वी हैव टेकन अ कॉइल ऑफ रेक्टेंगुलर शेप, but it is equally true, it is equally true for coil of any shape, for coil of any shape, regular or irregular. नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन, सॉरी क्या लिखवा रहा हूं, नोट नंबर 2। हमने कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा था। जब कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो आपने देखा इस पर लगने वाली नेट फोर्स नहीं थी, लेकिन क्या लगी उस पर, टॉर्क। अगर फील्ड यूनिफॉर्म ना हो तो टॉर्क भी लगेगी और फोर्स भी लगेगी। ठीक है, लिख लीजिए, when we place a current carrying coil in a uniform B, when we place a current carrying coil in a uniform B मतलब magnetic field, it experiences a torque but net force acting on it is 0। ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा पर नेट फोर्स 0 होगी। क्या, इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क बट नेट फोर्स इज 0। नेट फोर्स इज 0। क्लियर, आगे चलो। हेडिंग डालिएगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, लिख लो। If a body is, if a current carrying coil is placed in non-uniform field, it experiences torque as well as force। अगर करंट कैरिंग कॉइल को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करोगे तो उस पर टॉर्क भी लगेगी और फोर्स भी लगेगी। क्लास में चूहा आ गया क्या? सनी है, अच्छा, सनी नाम का चूहा। कैसे उधेड़ रहा है बेटा?
क्या उधेड़ा है? अच्छा नहीं, अच्छा कर रहे हो वैसे, बढ़िया है। ठीक है, ये हमारे पास दो कनेक्ट करने के लिए नट दे रखे हैं यहाँ पर हमने। एक जगह हम इसको यहाँ कनेक्ट करेंगे, ध्यान से देखना, एक जगह यहाँ कनेक्ट करेंगे, ये होता हुआ यहाँ से होता हुआ ये वायर गया इस कॉइल के अंदर गया ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से होता हुआ इस स्प्रिंग से होता हुआ ये ऐसे करके दूसरे वाले टर्मिनल पे पहुंच गया। तो एक टर्मिनल ये आ गया, एक टर्मिनल ये आ गया। क्या काम होता है गैल्वेनोमीटर का? सीरीज में लगाते हैं, करंट को, स्मॉल करंट को डिटेक्ट और मेजर करेगा। तो जब आप सीरीज में लगाओगे एक वायर में, तो एक हिस्से में यहाँ बंधेगा, एक हिस्से में से करंट निकलेगा, यानी इधर से इधर जाएगा करंट। तो यहाँ से करंट गया और ऐसे होता हुआ इसके थ्रू होता हुआ यहाँ के थ्रू होता हुआ ये टर्मिनल 2 आ गया। क्लियर है यहाँ पर? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, ये मैग्नेट्स लगा रखी है ताकि मैग्नेटिक फील्ड लगा सके। जब इसमें से करंट पास करेगा तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल आ गई, इस रेक्टेंगुलर कॉइल में से भी करंट पास करेगा, लेकिन ये तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है, तो क्या होगा, ये ट्विस्ट कर जाएगी। जब ये ट्विस्ट करेगी, फिलहाल के लिए सिंपल समझा रहा हूँ, सोच के रखो यहाँ पर एक, जैसे तुम्हारे वोल्ट मीटर में नहीं होता जो तुम घर में भी यूज करते हो या कहीं स्टेबलाइजर में यूज करते हो, अरे ये बनाया ये रीडिंग्स लगी हुई है यहाँ पर। अब इस कॉइल के ऊपर समझो मैंने ये एक पॉइंटर लगा दिया, ये पॉइंटर लगा दिया, ये जीरो करंट दिखा रहा है, ठीक, ये जीरो करंट दिखा रहा है, ये पॉइंटर लगा। अब मान लो इस पर लगी टॉर्क, क्या होगा, ये घूम जाएगा, ये घूम जाएगा आपका, ये घूमेगा तो आपका इसके ऊपर लगी हुई नीडल भी घूम जाएगी, नीडल घूमेगी तो क्या दिखाएगी आपको, रीडिंग दिखाएगी कितना करंट है इसके अंदर। ये क्या लगी हुई है, ये क्या है, रेक्टेंगुलर कॉइल, ये वाली रेक्टेंगुलर कॉइल। इस रेक्टेंगुलर कॉइल पर ये लगा दिया मैंने पॉइंटर, जैसे ये टर्न करेगा तो हमारी नीडल भी मुड़ेगी, जितना टॉर्क लगेगा उतने हिसाब से हमारी पॉइंटर घूम जाएगी। ये बात समझ रहे हो ना? जब इस पर क्या लगेगी, टॉर्क कितनी लगेगी, एम बी साइन अल्फा। अल्फा किस किसके बीच में था, बी और नॉर्मल, बी और नॉर्मल के बीच में, ध्यान रखना, थीटा था प्लेन ऑफ कॉइल और बी के बीच में, यहाँ ये थीटा था, ये अल्फा था हमारा, अल्फा प्लस थीटा 90 डिग्री। तो जब ये इसके ऊपर टॉर्क लगेगी तो ये पॉइंटर भी मेरा उसके साथ साथ घूम जाएगा तो हमें रीडिंग मिल जाएगी इसकी। ठीक है, यहाँ तक बात खत्म होगी। इसमें दो चीजें हैं, ये जो स्ट्रिप देख रहे हो ना, ये वायर नहीं है, ये एक पत्ती होती है ऐसे करके। अब ये एक बात बताओ, करंट पास किया आपने, ये वापस कैसे आएगा? गाड़ी में ब्रेक लगाते हो, ब्रेक दबा रह जाता है, वापस नहीं आता, वापस कौन लाता है, कोई स्प्रिंग लग रहा होगा, कुछ तो लग रहा होगा जो वापस फेंकता होगा इसको। यहाँ पर ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज की पत्ती लगी हुई है, स्ट्रिप लगी हुई है। अब होता क्या है, इसके नीचे हमने लगा दिया ये रजिस्टर, लगा दिया इसके नीचे। अगर ये रजिस्टर मुड़ेगा तो ये पत्ती भी हट जाएगी, हटना समझते हो, ट्विस्ट हो जाएगी, ये पत्ती क्या हो जाएगी, ट्विस्ट हो जाएगी। ये इसके साथ बंधी हुई है, ये घूमेगी तो ये पत्ती ट्विस्ट हो जाएगी। अब ये ट्विस्ट हो जाएगी, कहाँ तक ट्विस्ट होएगी, जहाँ तक ये मुड़ती जाएगी, जहाँ तक ये मुड़ता जाएगा वो ट्विस्ट हो जाएगी। लेकिन जैसे ही करंट बंद करोगे, इसकी अनट्विस्टिंग टेंडेंसी, यानी इसकी वापस आने की कैपेसिटी क्या करेगी, इसको दोबारा से फिर सीधा कर देगी। तो इसको सीधा लाने के लिए किसका इस्तेमाल किया हमने, इस फॉस्फोर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप। पढ़ेंगे इसके बाद अंदर भी, फॉस्फोर ब्रॉन्ज क्यों ले रहे हो, कॉपर क्यों ले लेते हो, इलास्टिसिटी का चैप्टर आएगा पिछले साल वाला, थोड़ा सा फिलहाल समझो। ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप लगाई हमने इसमें, जैसे ये मुड़ी तो फॉस्फोर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप ऐसे करके एंड गई, ऐसे करके ट्विस्ट हो गई, और जैसे ही करंट बंद करोगे ये अनट्विस्ट होने की वजह से सीधा आएगी। कोशिश करेगी कि मैं, अब कोई भी चीज़ है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी रहती है, वो तो दोबारा अपनी पोजीशन रिगेन करने की कोशिश करेगी, जैसी वो थी ऐसे हट गई, क्या हुआ, दोबारा करंट बंद करते फिर दोबारा से ऐसे आएगी, फिर दोबारा से ऐसे आ जाएगी, तो ये सीधा होने की कोशिश करेगी, इसलिए यहाँ पर फॉस्फोर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप लगाई। यहाँ पर भी ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज का स्प्रिंग लगाया, इनका दोनों का कारण इसीलिए है क्योंकि इलास्टिसिटी बहुत अच्छी है। इलास्टिक मटेरियल्स कौन से होते हैं याद है, जिन पर आप फोर्स लगाओ, कौन सी फोर्स थी, डीफॉर्मिंग फोर्स लगाओ, जैसे डीफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे वो तुरंत अपनी पोजीशन रीगेन कर लेंगे, तुरंत पोजीशन रीगेन कर लेंगे। ऐसे मटेरियल्स को हम इलास्टिक मटेरियल्स कहते हैं। तो हमें ऐसे ही मटेरियल चाहिए जिनके अंदर से आप वो ट्विस्ट हो, जैसे करंट बंद हो, टॉर्क बंद हो, दोबारा से अपनी पोजीशन तुरंत वापस ले लें। ये अपना फॉस्फोर ब्रॉन्ज लगाया गया।
फॉस्फर ब्रॉन्ज का स्प्रिंग है, ये दोनों लेवलिंग स्क्रू आ गए और ये टर्मिनल्स आ गए जहां पर आपका करंट कनेक्टेड है। ठीक है, डायग्राम बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हो, घर पे बनाओ, छोड़ दो, समझाने का काम कर लो, ले। फिर मैं वो भी छोड़ दूंगा, इसका कंस्ट्रक्शन भी मैं पढ़ देता हूँ, मैं भेज दूंगा, लिख लेना, 1-1.5 पेज छोड़ दो उसके, 1-1.5 पेज छोड़ दो, मैं पढ़ देता हूँ, समझ में आ जाएगा। 2 cylindrical pole pieces of the magnet, cylindrical pole pieces of the magnet, cylindrical pole pieces of the magnet, cylindrical ही है ना, जैसे एक सिलेंडर को लिया, बीच में चाकू मार दिया आपने, ऐसे हो रहा है ना। कभी सोचते हैं अकेला नॉर्थ कैसे दिखाई दे रहा है, और जबकि तुम पढ़ते हो मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ को अलग नहीं कर सकते। सर वो हाँ, उसमें भी अलग से पढ़ रहे हैं ना। तो फिर ये हम क्या दिखा रहे हैं, हम कह रहे हैं इधर नॉर्थ पोल ले लिया, उधर साउथ पोल ले लिया, क्या बता रहे हैं? कभी कभी सवाल भी पूछ लिया करो, फीस दे रखी। तुम ये बात जानते हो ना कि नॉर्थ मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, मोनोपोल माने केवल नॉर्थ और साउथ एग्जिस्ट नहीं करता। किसी मैग्नेट को बीच में से काट दो, नॉर्थ एक तरफ साउथ एक तरफ, होता है ऐसा? नहीं होता ना। तो बचपन से 7वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो तो भैया जो नई मैग्नेट बनेगी उसमें भी नॉर्थ साउथ बन जाएंगे अपने आप, दूसरे वाले में बन जाएंगे। तो जितनी बार तोड़ोगे, जब तक आप बिल्कुल मॉलिक्यूल लेवल तक पहुंच जाओगे, वहां भी नॉर्थ साउथ मिलेंगे। आप पढ़ते हो ना डाइपोल मूवमेंट, बस वही तो पहुंचोगे सारे, सब में नॉर्थ साउथ मिलेगा ही मिलेगा। तो ये नॉर्थ अकेला कैसे दिखा रहा है और साउथ अकेला कैसे दिखा रहा है? उस तरफ कभी कभी सवाल पूछ भी जाते हो, ऐसे ना करा करेगा। मतलब जो पढ़ा के चला जाता है वही तुम लोग चले जाते हो, बोला कोई क्यों नहीं, कोई क्या नहीं, कैसे नहीं, बोला हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे ना करा करो। चलो आगे पढ़ रहा हूँ मैं इसको एक बार। 2 cylindrical pole pieces of a strong magnet, अच्छा, between the pole pieces we have placed a cylindrical iron core, बीच में cylindrical iron core आ गई, cylindrical iron core आ गई बीच में। In this manner magnetic field becomes radial, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। At any point of time, देखो इस डायग्राम को ध्यान से देखो, बड़ा हो जाएगा। किसी भी समय पर मैग्नेटिक फील्ड आपको अलोंग द रेडियस दिखेगी। असल में ये ऐसा होता नहीं है, दिखा जरूर देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे गुजरेंगी, अंदर यूं जाएंगी और ये ऐसे निकलेंगी, यहाँ से भी ऐसे होगा, ऐसे जाएंगी, यूं जाएंगी और ये ऐसे निकलेंगी परपेंडिकुलर। ठीक है, लेकिन जब मैं सारी की सारी ड्रॉ कर दूंगा ना, तो आपको देखने में कैसा लगेगा, यहाँ से एंटर करी, यहाँ निकल गई, यहाँ से एंटर करी, यहाँ निकल गई, यहाँ से एंटर करी, यहाँ। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जब आप देखते हो, ये इसका कौन सा व्यू दिखा रखा है? टॉप व्यू। याद करो, ये बॉटल ली थी मैंने, इस बॉटल का ये टॉप व्यू है और इसके ऊपर तार ऐसे जा रहा है, 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 ऐसे ऐसे जा रहा है ना। तो ये हमारा टॉप व्यू है। देखो तार इसके ऊपर से ऐसे जा रहा है, फिर नीचे गया हो, फिर लिपट के ऐसे क्यों ऐसे करके लपेटा हो। क्लियर अच्छी चीज यहाँ पर? तो मैग्नेटिक फील्ड ये किसी भी तरफ टर्न कर जाए, ये किसी भी तरफ टर्न कर जाए, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द रेडियस ही नजर आएगी आपको। और इसका बहुत बड़ा कारण है कि हम क्यों कर रहे हैं, हम पढ़ने वाले हैं। फील्ड कैसी रहेगी? रेडियल। फील्ड कैसी रहेगी? रेडियल। ये दोनों डायग्राम्स आपने ध्यान देने हैं, इस वाले को और इस वाले। ये टॉप व्यू, ये पॉइंटर लगा रखा है, देख रहे हो? जैसे ये ट्विस्ट होएगी, ये पॉइंटर घूम जाएगा, ये स्केल लगा। क्लियर? बोलूं आगे थोड़ा सा? अच्छा, उसके बाद कहता है फील्ड बिकम्स रेडियल। बस बाकी तो तुम कर ही लोगे, बाकी बता ही देना। आगे लिखना शुरू करो। थ्योरी लिखो, थ्योरी 2 पेज छोड़ देना, इसके 2 पेज छोड़ देना, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ से लिखना शुरू करो। When current I
when current I which is to be measured, when current I which is to be measured जबरदस्त बारिश है, वो तेज बारिश। When current I which is to be measured passes through the coil wound on metallic frame, comma, a torque will act on the frame which is given by वही सब जो अभी करके आए हैं, NIAB sin alpha, NIAB sin alpha. As the field is radial, in any position of the coil, as the field is radial in any position of the coil, comma, plane of coil will be parallel to magnetic field. इस आर्टिकल की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है। यहाँ पर ये सिलेंड्रिकल कोर डली हुई है इसमें और ये तार लपेटा हुआ है इसके साथ, ठीक है जी, ठीक है। अब क्या होगा, ये वायर दिखाई दे रहा है मेरे को, ऐसे 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 ऐसे, और इसके यहाँ पर ही क्या है, वो गोला सा सिलेंड्रिकल कॉइल। हर समय कॉइल फील्ड कैसी है, रेडियल। आप ऐसे कर दो, फील्ड लाइंस के पैरेलल हो गई। आप इसको ऐसे कर दो, फील्ड लाइंस के पैरेलल हो गई। आप इसको ऐसे कर दो, फील्ड लाइंस के पैरेलल होगी। आप किसी भी एंगल पे कर दो इसको, वो जो दूसरा वाला डायग्राम बनाया हमने, इसको आप किसी भी एंगल पे कर दो, ये फील्ड लाइंस की कैसी हो जाएगी, हर बार पैरेलल। हर बार फील्ड लाइंस की कैसी हो जाएगी, पैरेलल। एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। बढ़िया, लिखो। As the field is radial in any position of the coil, समझाना क्या समझाना? कैसे 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 हो? इसके अंदर मान ले सिलेंडर और ये उसकी रेक्टेंगुलर सिलेंडर। अब बताओ क्या करो, छोड़ दो उसको। अब बताओ क्या करो, इसमें रेक्टेंगुलर कॉइल है तो कैसे लपेट रखा है तार? रेक्टेंगुलर ऐसे तार लपेट रखा है, ऐसे कर दियो इस, कैसे तार लपेट रखा है? हाँ बढ़िया, बता दो कैसे। ले ले हाथ में, सिलेंडर हाथ में, एक ही चक्की खाते हो, आशीर्वाद आएगा। हाँ कैसे पकड़ना है सिलेंडर को, ठीक से सिलेंडर तो ठीक पकड़ लो, बस ठीक है, धन्यवाद। वही अच्छा, मतलब वही सेम ही हो गया। इस पे तार लपेटा तो गोल लिपटेगा, चकोर चकोर लिपटेगा। अरे यार तुम लोग कैसे हो, सिलेंडर तो ऐसे ही होगा भाई, सिलेंडर ऐसे होगा तो इसके ऊपर वायर कैसे जाएगी? हाँ तो काम लग गया। ऐसे तो जाएगा, पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा सीधा, ऐसे, फिर इधर से यूं आएगा, फिर यूं आएगा, फिर यूं आएगा, और वही मतलब नहीं है, ऐसे ठीक है, ठीक है। अब ये किसी भी डायरेक्शन में इसको ट्विस्ट कर दो, कहीं पर भी फील्ड कैसे जा रही है, ऐसे भी 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 है, सब जगह जा रही है फील्ड। आप इस वायर, अगर इस वायर को देखते हो तो किसी ना किसी फील्ड लाइन को तो पैरेलल मिलेगा, इधर को इधर को इधर को इधर को, है ना। तो एट एनी पॉइंट इसकी ओरिएंटेशन कैसी भी रख लो, ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही रहने वाला है। तो अल्फा की वैल्यू 90, थीटा की वैल्यू उसे समझना मुश्किल है। हाँ समझे, अल्फा किसके बीच में था और थीटा? नहीं, करंट नहीं, प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड।
ऐसे ना कर, अच्छा बच्चा है तेरे को ध्यान देना है। आगे लिखो, as the field is radial in any position of the coil, plane of coil will be parallel to magnetic। अच्छा लिख लिया, तो अल्फा 90 हो, अल्फा 90 हो गया तो हमारा टॉर्क हो गया NIAB, सिर्फ NIAB। NIAB ठीक है ना? क्या हो गया? तो डाउट सा लग रहा है तो शारदा वाले जो शख्स हैं देखा नहीं, सवाल उठाओ या तो अच्छा। आगे लिखो, फॉर ए गिवन करंट अबव टॉर्क इज कांस्टेंट। आप देखिए जरा, मैग्नेटिक फील्ड तो आपने जो लगा दी कांस्टेंट है। जो कॉइल आपने ले लिया उसे बड़ी छोटी थोड़ी करोगे, वो तो आपने लगा दी, उसका साइज ले लिया आपने सिलेंड्रिकल कोर का, उसके ऊपर आपने लपेट दिया। ना एरिया चेंज होगा, ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, ना नंबर ऑफ टर्न्स चेंज होंगे। हाँ, करंट अगर कम ज्यादा होगा तो टॉर्क भी कम ज्यादा होगा। ज्यादा करंट पास कराओगे ज्यादा घूम जाएगी, कम करंट पास करोगे कम घूमेगी, यही तो होगा। लिखो, फॉर ए गिवन करंट अबव टॉर्क इज कांस्टेंट, this torque will produce deflection in the coil. This torque will produce deflection in the coil, and hence it is called deflection torque. पूर्वी जब भी हम किसी चीज के अंदर डीफॉर्मिंग फोर्स लगाते थे तो क्या पैदा हो जाती थी उसमें? रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, अब एक लाइन छोड़ कर लीजिए, एक लाइन छोड़ कर लीजिए। ड्यू टू डिफ्लेक्शन टॉर्क, दीदी आई हुई है? नहीं है? आई हुई है ना, याद सी नहीं आ रही, दूसरे कमरे में रहती है, मिलना नहीं हो पा रहा, कोई बात मैं मिल जाऊंगा। Due to deflection torque, there will be deflection in the coil. And the suspension fiber will get twisted. And the suspension fiber will get twisted. Full stop. Due to untwisting tendency of the suspension fiber, a restoring torque will be set up. समझ में आ रही है ना चीज? ये ऊपर वाली ये तो थोड़ी ज्यादा चौड़ी होगी, वो जो ऊपर की स्ट्रिप है छोटी सी, इसको आप ऐसे ट्विस्ट करोगे तो ये वापस होने की कोशिश करेगी, तो उसकी अनट्विस्टिंग टेंडेंसी उसके अंदर क्या पैदा कर देगी? रीस्टोरिंग टॉर्क, ये कट से वापस आ जाएगी अपने। ठीक है, आगे लिखो, as deflection goes on increasing, comma, twist goes on increasing, and restoring torque goes on increasing. सेम लाइन पिछली बार फोर्स पढ़ते थे कि जब ऐसा हो जाएगा कि जब हम डीफॉर्मिंग फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स के बराबर हो जाएगी तो बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। अब की बार हम टॉर्क में बढ़ रहे हैं, इतना ही फर्क है, बाकी सेम ऐसे ही चल रहा है। आगे लिखो, एट ए सर्टेन डिफ्लेक्शन थीटा, इस आर्टिकल के बाद 5 मिनट का ब्रेक दूंगा। एट ए सर्टेन डिफ्लेक्शन थीटा,
restoring torque becomes equal to, थोड़ा तेज, हाँ जी बिल्कुल, डिफ्लेक्शन टॉर्क. Restoring torque becomes equals to deflection torque. और जब ऐसा होता है तो कॉइल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, माने रुक जाएगी, उसका मुड़ना बंद हो जाएगा. ठीक है. एंड द क्या लिखा है हमने? एंड द कॉइल comes to the position of equilibrium or rest, and the coil becomes equal to position of rest या equilibrium, जो भी. वो फोर्स के केस में कौन सा फॉर्मूला होता था कार्तिक? हम पढ़ते थे रिस्टोरिंग फोर्स का. लिखिए यार, रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला लिखो. कौन सा लॉ लगाते थे? बॉयल्स लॉ. यस, बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ क्या था वैसे? कैमरा चल रहा है तो तुझे मैं बताता हूँ कि अच्छे से बॉयल्स लॉ कैसे लगता है यहाँ केमिस्ट्री में, फिजिक्स में. हाँ भाई, कौन सा लॉ था? -kx. हाँ, F is equal to -kx. बॉयल्स लॉ. तुझे ना उबाल दो जनरली. बॉयल्स लॉ कहाँ पढ़ा था तूने? थर्मोडायनेमिक्स में. भाई टेंशन की हद है. आगे लिखो. रीस्टोरिंग टॉर्क विल देन बी इक्वल टू k थीटा. अब कॉन्फिडेंस देखो लड़के के चेहरे पे. पाकिस्तान जीत जाएगा. रीस्टोरिंग टॉर्क विल देन बी इक्वल टू k थीटा. वहाँ F is equal to kx में क्या पढ़ते थे आप? F is equal to kx जब पढ़ते थे आप उसको, तो k होता था रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट. ठीक है ना, एक्सटेंशन यही करते थे ना. अब की बार फोर्स नहीं है, टॉर्क. डिस्प्लेसमेंट नहीं है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. क्या फर्क आ रहा है? कुछ फर्क आ रहा है? पिछली बार फोर्स लगाते थे लीनियर, तो एक्सटेंशन भी होती थी लीनियर, है ना. अब की बार आप क्या कर रहे हो? फोर्स की जगह क्या लगा रहे हो? तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट की जगह कौन सी डिस्प्लेसमेंट होगी? तो ट्विस्ट हो जाएगा, तो एंगल से मुड़ेगा ना, तो टॉर्क बाय थीटा आ जाएगा. लिखो, अभी लिखो. वेयर k इज इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट और पर यूनिट डिफ्लेक्शन in the suspension fiber. वहां पर भी हम यही लिखते थे कि स्प्रिंग पर डिपेंड करता है, जो भी चीज की आपने वायर ले रखी है, कुछ भी ले रखा है जिसको आप खींच रहे हो, उस पर डिपेंड करता है. मटेरियल की प्रॉपर्टी है. यहाँ पर भी यही बोल रहे हैं, इसीलिए तो फॉस्फोर ब्रॉन्ज कर लिया, नहीं तो लोहे की बत्ती लगा लेते. लिखो जरा. K is characteristic of suspension या स्ट्रिप मटेरियल. K is a characteristic of suspension या strip material. नेक्स्ट लाइन में लिखिए. आज तो बहुत सारे नोट्स बना रहे पूरे पैसे वसूल करके. लिखो आगे. इन इक्विलिब्रियम क्या लिखा था अभी हमने? इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्शन टॉर्क और रीस्टोरिंग टॉर्क बराबर हो जाएंगे. लिखिए. सर लिख लो एक बार. कोई बात क्या फर्क? खाली बैठने कुछ काम तो नहीं, समझ तो जाने. एक दो बार चीजों को लिखेंगे शायद आ जाए. डिफ्लेक्शन टॉर्क कौन सी थी? जो करंट पास होने की वजह से बनी थी. कितनी थी वो? हाँ, है ना, ये भी. और रीस्टोरिंग टॉर्क कितनी लिखी है आपने? k थी. इसलिए लिखा था वो सब. तो यहां से करंट निकाल लेते हैं.
अब एक बड़ी बढ़िया चीज निकल कर आई है, ये सभी चीजें अगर आप देखें तो ये कांस्टेंट है। के नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया और बी, क्या चीज समझ में आ रही है? समझ में ये आ रही है कि करंट थीटा के और अगर मैं इसको यहाँ पर मैं लिखने लगा जी थीटा, इसे कहते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, और इसका वैल्यू आया K अपॉन NAB जो बच गया था। और इसमें एक लाइन को मोटे मोटे अक्षरों में लिख दो, स्केल ऑफ गैल्वेनोमीटर विल बी लीनियर, स्केल ऑफ गैल्वेनोमीटर विल बी लीनियर। of a galvanometer, current sensitivity of a galvanometer, एक थर्मोमीटर ऐसा लिया आपने, जो आपने किसी चीज को छुआया लेकिन उसमें एक्सपेंशन कोई खास नहीं हुई, थोड़े से और गर्म में डाला फिर भी थोड़ी सी एक्सपेंशन हुई, टेम्परेचर अच्छा बढ़ गया लेकिन एक्सपेंशन कम दिखा रहा है। एक आपने ऐसा ले लिया, उसको आपने डाला और वो एक्सपेंशन इतनी बड़ी दिखा रहा है, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा है लेकिन एक्सपेंशन इतनी सारी दिखा रहा है। क्या मतलब है? ज्यादा सेंसिटिव है, हल्की सी हीट चेंज को भी कैच कर रहा है, उससे एक्सपेंशन बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। समझ लो ना? देखो तो गैल्वेनोमीटर को सेंसिटिव कब बोलो? जब थोड़ा सा करंट पास करने पर भी उसमें डिफ्लेक्शन बहुत सारी आए तो सेंसिटिव, तो सेंसिटिव है। लेकिन गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव if it gives, मैथ में कितना है तेरे? हाँ अच्छा 16 की रेंज में ही है, और केमिस्ट्री में 16 हाय हाय क्या बात है, अटक जीरो की सुनी वहीं पे। A galvanometer is said to be sensitive if it gives large deflection even with a small current. थीटा माने डिफ्लेक्शन और आई मतलब करंट, कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है पर यूनिट करंट पे, उसे कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। और ये होता है NAB बाय K। आगे देखो, क्या हम सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं? थोड़ा सा डिस्कशन इस पे करवा दो ठाकुर साहब, क्या हम सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं गैल्वेनोमीटर? कैसे कैसे? थोड़ा तेज है जी। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला मैंने आपको इतना प्यारा सा दिया, तो आप इधर नजर क्यों नहीं डाल रहे? क्या करूं जो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाए? कुमार जी क्या करूं? सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए क्या करूं? इतनी गहराई से सोचने वाला तो विषय नहीं है, निखिल यादव बता देगा, बताएगा, देखना कॉन्फिडेंस देखना। हम तो इस पे फिदा है, बोले एन बढ़ा दो, बिल्कुल ठीक बात है, और ए बढ़ा दो, बी बढ़ा दो, और क्या अब ऊपर आ जाए हमारे, और के को कम कर दो। नहीं तो कह रहा है वो भाई, न्यूमरेटर की वैल्यूज बढ़ा दो, डिनोमिनेटर की वैल्यू कम कर दो, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन थोड़ा सोच के बोलो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने का मतलब क्या है? वो बॉटल के ऊपर जो तार लपेट रखी है आपने, वो बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे, बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो करंट में तो घूम फिर के उसमें से निकलना है, करंट तो उसी में से जाएगा। जब बहुत सारी तारें लपेट दोगे उसके ऊपर
तो रेजिस्टेंस नहीं बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो जो करंट उसमें से निकलना है वो कम नहीं हो जाएगा। तो एक लिमिट से ज्यादा तो मैं नंबर ऑफ टर्न्स को भी नहीं बढ़ा सकता। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स को 10 लगा रखी है, मैंने 1000 कर दी, बोलो 100 गुना बढ़ गई सेंसिटिविटी। ऐसे कैसे बढ़ गई सेंसिटिविटी 100 गुना? जब आप तार को लपेटते जाओगे लपेटते, तार की लंबाई नहीं बढ़ जाएगी? तार की लंबाई बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ते हो? रो एल बाई ए। ये नहीं बढ़ गया, ये बढ़ गया तो क्या बढ़ गया? रेजिस्टेंस ही बढ़ गया। तो वो जो अगर डिवाइस का ही रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट कम नहीं कर देगा, तो गड़बड़ हो गया। फिर ये मतलब एक लिमिट से ज्यादा मैं नहीं बढ़ा सकता। आगे चलो, बी पहले ए पर आ जाओ। ए बढ़ा, कॉइल पहले हमने छोटी ली, उसके ऊपर तार लपेटा, हमने अब की बार बड़ी ले ली, क्या बढ़ गया? एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ गया, फिर तार लपेटोगे उसके ऊपर, पहले इतना इतना लपेट रहे थे, अब इतना इतना, फिर क्या बढ़ गई? लेंथ, फिर लेंथ बढ़ गई, फिर रेजिस्टेंस बढ़ गया। मैग्नेटिक फील्ड, हाँ ये कर सकते हो। जो पोल पीसेस लिए हैं वो स्ट्रॉन्ग ले लो आप, खूब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के लगा लो, वो अच्छी बात है। तो बी हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा सकते हैं। के क्या है? के तो कांस्टेंट है, के तो कांस्टेंट, बहुत बढ़िया। लिखो आप, पहले लिखो इंक्रीज ऑफ एन। जैसे हमारे माई के नंबर कांस्टेंट हो गए 15-16 के बीच में, ऐसे के कांस्टेंट है। के देखते हैं तो बड़ी बात है, 12वीं क्लास में 50% नंबर लेके पास होना थोड़ी बात थोड़ी है। वैसे मैं बता दूं जेईई मेन के लिए 75% कंपल्सरी कर दिया, और आज सुप्रीम कोर्ट ने वो किसी धुरंधर ने वो डाली थी, एप्लीकेशन डाली थी, पता लगे वो इसने एप्लीकेशन डाली थी कि 75 की जो आपने लिमिट खींच रखी है आईआईटी में एडमिशन के लिए, उसको हटा दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये हमारा इशू नहीं, हम नहीं करेंगे इसमें। तो 75% की लाइन खींची हुई है अभी तक। ऐसा नहीं कि 12वीं में आप 40% ले आएंगे और आईआईटी फाड़ लेंगे, 75% बोर्ड में लानी पड़ेगी। निखिल यादव क्या यार, सुप्रीम कोर्ट ही बेकार है। लिखो आगे, इंक्रीज ऑफ एन। वी कैनॉट इंक्रीज एन। We cannot increase n. Full stop. If we increase n, wire length will increase. Short पे लिख लो, wire length will increase. Arrow लगा के लिखो, resistance increase. फिर arrow लगा दो, फिर लिख दो current to be measured by galvanometer also increases. Current to be measured by galvanometer also increases. Full stop. चलो लिख लिया? शर्म तो आती नहीं, कान के नीचे बजाने का जी करता है कभी कभी, तो फिर क्यों लिख रहे हो इंक्रीज? अरे जब रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट कम करो, कुछ भी लिखो। कहता हूँ चले बकरी से बच्चे घास खाई चले गए, गऊ से बालक, पता नहीं कहाँ से इतने सीधे बालक पैदा हो गए। अभिनव शर्मा, पिताजी को एक बार इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा, बात बन नहीं रही, क्लास में भी होश में नहीं रहता। आगे लिखो इंक्रीज ऑफ बी, हाँ मसल बन गई। इंक्रीज ऑफ बी लिखो, वी कैन इंक्रीज बी, बस इसको ये लिख के छोड़ दो। ऑब्वियसली हम स्ट्रॉन्ग पोल पीसेस ले रहे हैं मैग्नेट्स। इंक्रीज ऑफ ए, फिर वही बात आ गई, बिल्कुल शॉर्ट में लिख दिया, कोई उसमें हमें चौड़ी लिखने की जरूरत। एरिया बढ़ जाएगा, पानी नहीं आ रही, वायर लेंथ भी बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, करंट कम जाएगा। आगे चलिए, डिक्रीज ऑफ के, और यहीं से हमें चीजों को आगे शुरू करना है। डिक्रीज ऑफ के, वी कैन डिक्रीज ए, सॉरी के, वी कैन डिक्रीज के, and this is why we have taken suspension strip
and this is why we have taken suspension strip of phosphor bronze alloy. हाँ, we can decrease के मतलब हमने डिक्रीज कर सकते हैं हम के को, और इसीलिए हमने लोहे की पत्ते की की जगह हमने फॉस्फर ब्रॉन्ज की पत्ती लगाई है, वहां पर स्ट्रिप लगाई है, ताकि उसकी के की वैल्यू कम हो सके। दोनों मटेरियल को अगर मैं कम करता हूं तो के की वैल्यू फॉस्फर ब्रॉन्ज के लिए कम आती है, इसलिए हमने फॉस्फर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप लगाई। बोलो ठीक है? आज तो नहीं घुटने में हेडेक तेरे? अच्छा ठीक हो गया, लिखो आगे। We can decrease K, that is why we have taken suspension strip of phosphor bronze alloy or quartz QUARTZ। मैं दोबारा बोलता हूँ, we can, that is why we have taken suspension strip of phosphor bronze alloy or quartz QUARTZ, because for them K is small. एक छोटा सा नोट डाल दो, अभी इसकी डिटेल्स और भी हैं, अगली क्लास में तुम्हारा ये 3rd यूनिट खत्म हो जाएगा। लिखो इन द above galvanometer which we have studied, नोट लिख के नोट लिख, the above galvanometer which we have studied is called American type galvanometer or D Hartz Noble galvanometer, but in laboratory we use Western type galvanometer. एक छोटी सी लाइन और फिनिश करते हैं इसको। Western type galvanometer is less sensitive, लेकिन क्योंकि उसे लॉरेंस के बच्चों को इस्तेमाल करना है तो इट शुड बी रफ एंड रगेड, मजबूत होना चाहिए। पता नहीं कौन सी चीज कब ट्विस्ट हो जाती है पता नहीं लगती, तो पोर्टेबल होना चाहिए, ले जाने में आसान हो और रफ यूज करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, लिख लीजिए प्लीज। वी यूज वेस्टर्न टाइप galvanometer because it is less sensitive but it is more rugged and portable, RUGGED, rugged and portable। टाइम है भी एक छोटी चीज ओके, चलो जाओ, कोशिश करना भीगना नहीं।